तो कल हमारा फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमण या फलन ये हो गया था कंप्लीट, है ना। आज हमें करने हैं विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली। विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली में से आधी चीजें तो मैंने करवा दी, ठीक है। आधी में से आधी चीजें सरकार ने उड़ा दी। जो पाइया सवा बच रहे हैं ना, वो अपन कर लेंगे आज, ठीक है ना भाई। शुरुआत करते हैं। देखो, उदाहरण नंबर 18वां ये मैं करवा चुका हूँ भाई, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पिछली वीडियो देख लेना। इसका नाम कुछ अलग था, उदाहरण 43 था, पता 44 था, कुछ ऐसा नाम था शायद इसका, 41 42, हाँ 41 था शायद, ठीक है। ये वही उदाहरण है, उदाहरण 41 वाला, सीक्वेंस बदल गया यार। इसको कर लोगे ना आप? हाँ बोल दो, कर दोगे ना? कर लेना क्योंकि मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, उदाहरण नंबर 19वां ये भी मैंने करवा दिया, याद हो तो। पिछली बुक में उदाहरण नंबर 42 में के हिसाब से था, है ना। मैं वहाँ पे बदल दूंगा उसको, 18 19 लिख दूंगा वहाँ पे जाके, ठीक है। लेकिन मैंने करवा दिया, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। उदाहरण नंबर 20वां ये भी मैंने करवा दिया भाई, देख लो एक बार, करवा दिया ना। R1 बराबर R2 वाला, R1 को R2 का सबसेट दिखाया, R2 को R1 का सबसेट दिखाया, फिर बराबर हो गए, ऐसे था, ठीक है। आ जा भाई। उदाहरण नंबर 21वां ये पिछली बुक के, पुरानी बुक के हिसाब से उदाहरण नंबर 41वां था, सॉरी 44वां था शायद, देख लेना कौन सा था, 44वां 45वां जो भी था। ये भी मैंने करवा दिया भाई, ठीक है। करवा दिया ना ये, करवा दिया बेटा, ये चेक कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, उदाहरण नंबर 22 पे। ये करना आज। आज का लेक्चर बहुत आसान है, छोटा सा ही है। जो मुश्किल चीज़ें थी ना वो तो सरकार ने पहले हटा दी तुमको, ठीक है। अब तो इतना आसान बना दिया सरकार ने कि भैया मैं मेरे से तुम नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी तुम 100 सो ले आओगे। बेवकूफ़ों, इतना आसान कर दिया सरकार ने, बोली कि ले भाई 30% मैं देती हूँ तेरे को नंबर। इतना आसान हो गया। चलो भाई, उदाहरण नंबर 22 देखो। क्या लिखा है कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इस ए सेट में ही ए का ए के ए का ए में ही अगर मैं एकाकी फलन बनाऊं तो कितने एकाकी फलन बना सकता हूं? अगर मैं इस ए सेट का, ये ए सेट है बेटा, अगर मैं इस ए सेट का ए सेट में ही एकाकी फलन बनाऊं तो कितने एकाकी फलन बना सकता हूं? कितने प्रकार के एकाकी फलन बना सकता हूं? कौन बच्चा बता सकता है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 बना सकते हैं बेटा, और मैंने करवाया भी था, ठीक है। 6 कैसे सर जी? तुम्हें अकैकी बनाना है ना, अपना टारगेट ये रखो कि भैया मुझे अकैकी बनाना है। अकैकी बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रांत का हर एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई दो एलिमेंट एक से कनेक्ट कर दिए, वैसा नहीं कर सकते अकैकी में, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होना चाहिए, तो एक तो हम ऐसे बना सकते हैं। दूसरा बताओ, दूसरा कैसे बनाया जा सकता है? एक तो अकैकी फलन ये हो गया, ठीक है। इसको लेट से मैं F1 बोल देता हूँ। ये जो फलन मैंने बनाया इसको मैंने नाम दे दिया F1, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा बताओ, दूसरा किस तरीके से बना सकते हैं? आपको वैसे एक काम करो, एक से एक मिला दो, दो से तीन मिला दो, तीन से दो मिला दो। इसको लेट से मैं F2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही तुम 6 बना सकते हो बेटा टोटल। तीसरा कैसे? तुम कहोगे सर जी आपने एक से एक मिलाया ना, तो अब की बार एक काम करो, अब की बार आप दो से दो मिला दो। दो से दो मिलाया, एक से तीन, तीन से एक, ये कर लिया, ठीक है। फिर चौथा बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर फोर्थ बनाने के लिए एक काम करो, यहाँ पे ए से ए लिख ही देता हूँ। अब की बार एक काम करो, तीन से तीन मिला दो, एक से दो मिला दो, दो से एक मिला दो, ठीक है। चार बन गए, दो और बनेंगे, पक्की बात है। दो कैसे बनेंगे बताना? आप कहेंगे सर अब क्या ही बनाओगे, दो क्या बनाएं? एक से एक मिला दिया, दो से तीन, तीन से दो, फिर दो से दो मिला दिया, तीन से तीन मिला दिया, ठीक है। और क्या बना सकते हैं? एक काम करो, एक से दो मिला दो, दो से तीन मिला दो, तीन से एक मिला दो। ये वाला पैटर्न कहीं पे बना था पहले? नहीं बना ना, तो ये हो गया। अच्छा, एक और बनेगा बेटा,
एक कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर आपने अब की बार क्या किया, 1 से 2 मिलाया, 2 से 3 मिलाया, फिर 3 से 1 मिलाया। अब एक काम करो, 2 से 3 मिला दो। 1 से 2, 2 से 3, और क्या बनाऊं भाई? 1 से 3 मिला दो, ठीक है। फिर 3 से 2 मिला दो, और 2 से 1 मिला दो, ठीक है ना भाई? ये पैटर्न कहीं पे बना था पहले? गलती मत करवा देना, ठीक है ना? तो ये 6 बनेंगे भैया, 6 से आगे तुम बना ही नहीं सकते। अगर तुम्हें अकैकी बनाना है तो, अकैकी बनाना है तो तुम सिर्फ 6 ही बना सकते हो, और वो 6 हमने बना दिए, ठीक है। ये 6 बना देना, उसके बाद लास्ट में क्या कहोगे? आप कहोगे अतः ए से ए में, ए से ए में बनने वाले, बनने वाले अकैकी फलनों की संख्या। ए से ए में अकैकी फलनों की कितनी संख्या भैया? आप कहेंगे सर 6। अब इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? इसके अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं, इसके अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो इसके पास कनेक्ट होने के कितने ऑप्शन है? इस वन को में, इस वन के पास कितने ऑप्शन है कनेक्ट होने के? आप कहेंगे सर इससे भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी, इससे भी, यानी 3 ऑप्शन है इसके पास कनेक्ट होने के। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिख दो 3 गुणा में। अच्छा ये मान लो कि किसी एक से कनेक्ट हो गया, अब इसके पास कनेक्ट होने के कितने ऑप्शन बच गए? आप कहेंगे सर 2 बच गए, क्योंकि एक तो कनेक्ट हो ही गया, तो 2 ऑप्शन बच गए जी। अच्छा इसके पास कनेक्ट होने के कितने ऑप्शन बच गए? 1 बच गया। तो इस तरीके से हम करते हैं बेटा, 3 गुणा 2 गुणा 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6। बस समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ये लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ए से ए में, ए से ए में अकैकी फलनों की कितनी संख्या बेटा? 6 है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला ये तभी काम करता है, जो फॉर्मूला ये तभी काम करता है बेटा जब ये फाइनाइट हो, है ना। ऐसा ना हो कि 1 2 3 करके तुमने इन्फिनिटी तक ले गए, है ना। हाँ लास्ट अक्षर तुम्हें पता होना चाहिए, लास्ट अक्षर चाहे एन हो चाहे एक्स हो, कुछ हो, तब यहाँ पे काम करेगा बेटा। लेकिन लास्ट अगर इन्फिनिटी लिखा है तब काम नहीं करेगा ये चीज़। बात समझ में आ गई क्या? ये चीज़ है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को कर लिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, कुछ मुश्किल था ही नहीं। अगर मान लो कि ये पूछता कि आच्छादक फलनों की संख्या बताओ, तो बता देते। अगर ये आच्छादक फलनों की संख्या पूछता तब भी वो 6 ही बनती। क्यों? क्योंकि मैंने कल एक बात बताई थी लास्ट में, कि अगर आपके पास जो सेट है वो परिमित है, फाइनाइट है, तो अगर वो अकैकी है तो वो आच्छादक भी होगा, ठीक है। तो अकैकी फलनों की संख्या अगर 6 है ना, तो आच्छादक फलनों की संख्या भी 6 ही बननी है बेटा, चाहे तुम चेक कर लेना। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ है भाई, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पे। अभी हमने कौन सा किया है? 22वां ना, 22वां उदाहरण हो गया भाई, ठीक है। 23वां मैं करवा चुका हूँ, पढ़ लो एक बार। एक सेट है ए, आपको ऐसे संबंधों की संख्या बतानी है, ऐसे संबंधों की संख्या 3 आएगा बेटा, यहाँ पे 4 गलत लिखा हुआ इसने। ऐसे संबंधों की संख्या बतानी है जिसमें ये जोड़ा भी हो और ये जोड़ा भी हो, जो समतुल्य हो, संक्रामक हो, सममित ना हो। ये मैंने करवाया हुआ है, तो इसलिए मैं वापस नहीं करवा रहा हूँ, इसका बस नंबर कुछ और था, लेकिन मैं करवाया हुआ है, ठीक है। उसका लिंक दे दूंगा भाई जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चे। अब आ जाओ इस 24वें क्वेश्चन पे, ये भी मैंने करवा दिया, ठीक है। तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है ऐसा सिद्ध करना था, ये करवा दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बस इसकी शक्ल सी थोड़ी सी वो है, लेकिन है आसान बहुत, ध्यान से समझना। देखो भाई क्या क्या लिखा है कि तत्समक फलन है भाई, तत्समक फलन को हम आई से डिनोट करते हैं, तो इसने भी यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो एन लिखा है ना, इसको तुम भूल जाओ चाहे। बेसिकली एन का मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, इसके अंदर इनपुट के तौर पे आपको सिर्फ नेचुरल नंबर ही ढालने हैं। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? जो इनपुट ढाला वही आउटपुट आए ना। तो यहाँ पे जो आई के नीचे एन लिखा है ना, इसका बेसिकली ये मतलब है कि इसमें इनपुट के तौर पे आपको सिर्फ नेचुरल नंबर ही ढालने हैं भाई, ठीक है। तो इसको चाहे तुम भूल जाओ, कोई चक्कर नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन है,
इसका प्रांत है नेचुरल नंबर का सेट, सहप्रांत है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, इस आइडेंटिटी फंक्शन की खास बात क्या है कि अगर तुम इसके अंदर x ढालोगे तो x ही देगा, वो तो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन ही है। ठीक ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना आच्छादक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आच्छादक है ना। इसको सिद्ध कर सकते हैं क्या आच्छादक? इसको तुम भूल जाओ, in को भूल ही जाओ, चाहे f ऑफ x बराबर x समझो। f ऑफ x बराबर x आच्छादक फलन होगा कि नहीं होगा? f ऑफ x बराबर x आच्छादक फलन पाएगा ही पाएगा, गारंटीड पाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे है ना क्वेश्चन वाले ने क्या कर दिया, एफ एक्स की बजाय in लिख के दे दिया, तो इसलिए थोड़ा सा ये भारी सा लगता है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको पहले आच्छादक सिद्ध करते हैं भाई। तो हमें किसको क्या सिद्ध करना है? हमें आइडेंटिटी फंक्शन को आच्छादक सिद्ध करना है। किसी भी फंक्शन को आच्छादक सिद्ध करना है तो उसकी हम शुरुआत कहां से करते हैं? हम कहेंगे सर माना कोई एक एलिमेंट है y जो कि किससे बिलोंग करता है? किससे बिलोंग करता है बेटा? सहप्रांत से ना। सहप्रांत हमारा क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, फिर हम ये मान लेते हैं कि जो y है इसकी जो हमारा फंक्शन है उसमें जो प्री इमेज है वो x है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दूं, y बराबर आइडेंटिटी फंक्शन और यहाँ पे x लिख दिया, ऐसे लिख दूं ना। हमारा फंक्शन क्या आइडेंटिटी फंक्शन है ना। जैसे मान लो फंक्शन f होता तो y बराबर fx लिख देते हैं। अब फंक्शन अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया y बराबर i n x। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सर जी जहां x किससे बिलोंग कर रहा है, ये जो x है वो किससे बिलोंग करेगा? आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर से, लिखो फिर यहाँ पे। ठीक है, अच्छा भाई ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ये बराबर है जी x के। जैसे पहले नहीं होता था f ऑफ x बराबर दिया होता था कुछ किसी ना किसी के, वही सेम चीज है भाई, ये बराबर है x के। तो अब हमें x को अकेला छोड़ना है, x तो अकेला हो ही गया है ना। अब हमें अपने आप से क्या सवाल पूछना है कि क्या y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए मुझे x का प्राकृत मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। y के प्रत्येक, फॉर ऑल y, यहां से पूछना बेटा, कई बच्चे गलती करते हैं कि यहां से पूछते हैं, नहीं y से पूछना है। y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान मिलना चाहिए, वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। आप y का कोई भी प्राकृत मान रखो, मान लो कि तुमने 1 रख दिया तो x बराबर भी तो 1 आया ना, x की वैल्यू भी तो 1 आई। 2 रख दिया तो x की वैल्यू तो नेचुरल नंबर आई। 3 रख दिया तो x की वैल्यू तो नेचुरल नंबर आई। ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ भैया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम कह देंगे यहाँ जितने भी y हैं किसके अंदर, नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब सहप्रांत, सहप्रांत के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उन सब के लिए एक ऐसा अंक प्रांत में है, एक ऐसा अंक, एक इस प्रकार का अंक प्रांत में है जिसके लिए f ऑफ x जो है वो y के बराबर है। यानी कि हर y की सप्रांत के अंदर जितने एलिमेंट है ना उन सब की प्री इमेज है, इसका ये मतलब हो गया। अतः यह आच्छादक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इसको आच्छादक सिद्ध कर दिया। एक कहानी तो खत्म हुई भाई, है ना। अब देखो आगे क्या बोल रखा है। आगे बोला कि किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन, एक दूसरा फंक्शन दे दिया आपको। देखो यहाँ पे देखो, इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, उसमें क्या दे दिया ये कुछ नहीं है भाई, ये जी है। जैसे एक फंक्शन एफ होता है एक फंक्शन जी होता है ना, वैसे जी फंक्शन है, ऐसे समझो। ठीक है, तो तुमने ये तो दिखा दिया कि ये फंक्शन आच्छादक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिखाना है? इसके बाद आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है जो नेचुरल टू नेचुरल में प्रभाषित है, नेचुरल टू नेचुरल में प्रभाषित है, ये फंक्शन आच्छादक नहीं है, ये दिखाना है भाई। ठीक है, हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो नेचुरल से नेचुरल में आच्छादक नहीं है। अब इस फंक्शन की खास बात क्या है, अगर आप इस फंक्शन के अंदर x ढालते हो, अगर आप इस फंक्शन के अंदर x ढालते हो तो ये अल्टीमेटली आपको 2x रिटर्न करता है ना। 2x ही रिटर्न करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी x प्लस 2x ही करना है ना, तो तुम यहाँ पे फोकस कर लो। चाहे इस फंक्शन की खास बात यह है कि अल्टीमेटली तुम्हें 2x रिटर्न करता है। तुम ऐसे समझो कि ये कुछ इस प्रकार का फंक्शन है, gx बराबर 2x। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन आच्छादक है? बताओ भाई, अपने से आच्छादक तो नहीं है, जांच करने की जरूरत भी नहीं है अपने को। ठीक है, आच्छादक नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बताओ। तो आप कहेंगे सर ऐसे हम अंडे से बना लेंगे एरो डायग्राम। ये तो किसका सेट है, ये जो है किसका सेट है बेटा? आप कहेंगे सर ये जी नेचुरल नंबर का सेट,
ढालो भैया इसके नेचुरल नंबर। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 ऐसे करते करते, ये भी ऐसे ही 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे करते करते। 1 किससे कनेक्ट होगा, आप कहेंगे सर 1 यहाँ पे ढालेंगे तो G1 बराबर आ जाएगा 2, 1 कनेक्ट होगा 2 से। 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 से। 3 किससे कनेक्ट होगा, 6 से। ठीक है, क्या ये आच्छादक है भाई, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर जी 1 की प्री इमेज नहीं बन रही, ना ही 3 की कोई प्री इमेज बन रही। समझ रहे हो, एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया तो आच्छादक नहीं है। अब लास्ट लाइन में क्या कह दूंगा यहाँ पे, मुझे क्या सिद्ध करना है पहले बताओ। आप कहेंगे सर आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। कैसे सिद्ध करूंगा कि ये आच्छादक नहीं है, तो आप कहेंगे सर आप ये लिख दीजिए, क्या लिखें भाई, आप कहेंगे सर यहाँ सहप्रांत का जो अवयव है, सहप्रांत का जो अवयव है, कौन सा अवयव, आप कहेंगे सर 3 ले लो। ठीक है, सहप्रांत के लिख लेते हैं, ये वो ज़्यादा सेंस देगा। यहाँ सहप्रांत के अवयव 3 का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, हो गया। वापिस समझ लो एक बार। देखो भाई, हमें एक फंक्शन तो दिया था in, हमें सिद्ध करना था कि ये जो फंक्शन है ना, जिसके अंदर आप x डालो x रिटर्न करे, तो ये जो फंक्शन है ये आपका आच्छादक है, वो हमने सिद्ध कर दिया। फिर हमसे बोला कि भैया एक दूसरा फंक्शन है in प्लस in। ठीक है, इसकी खास बात क्या थी कि इसके अंदर तुम x डालोगे 2x रिटर्न करेगा, हमें सिद्ध करना था कि ये आच्छादक नहीं है, तो हमने वो भी दिखा दिया। ठीक है, जो चीज़ होती है उसको जनरल वे में लिखेंगे, जो चीज़ नहीं है उसको एग्जाम्पल से लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको कर लिया, नोट कर लो भाई बिना देखे। एनसीईआरटी बुक खोल लेना, उसमें देख लेना कौन सा एग्जाम्पल है, क्या है। बोल भाई महेश। सर एक बार क्वेश्चन निकालो सर। हम्म सर ये आंसर तो आ गए इसके दोनों समझ में, ये क्वेश्चन नहीं आया सर, ये कि ये दूसरे में पूछ क्या रहा है। बेटा दूसरे में ये बोल रखा है कि भैया ये सिद्ध करो कि ये तो आच्छादक है, ठीक है, हाँ किंतु ये जो फलन है हमारा ये आच्छादक नहीं है। ये बस यहाँ पे जी लिखने के बजाय इसने उलझाने के लिए in प्लस in लिख दिया बस, ताकि बच्चे देखते सोचें पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन था ही सर, नहीं ना, ये जी है बस, ऐसे समझ ले। सर आई एन प्लस आई एन का मतलब ये तो नहीं है कि 1+2 2+3। नहीं ऐसे नहीं है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन in में तो in जोड़ेगा, फिर भी तू खुद सोच, in में in जोड़ेगा तो in तो क्या रिटर्न करता है, x ही रिटर्न करता है। एक्स क्यों सर, वही अंक रिटर्न करेगा। हाँ तो वही अंक रिटर्न करेगा ना, मान ले तूने 1 ढाला तो 1 ढालेगा तो 1 ही रिटर्न करेगा, ये भी 1 ही रिटर्न करेगा, दोनों में तो सेम ही ढालेगा ना। यहाँ पे x और यहाँ पे y थोड़ी है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो अगर x की वैल्यू 1 ढाल रहा है तो इसके अंदर भी ढाल रहा है, इसके अंदर भी ढाल रहा है। बस अच्छा यही तो बात इसने लिखी है कि ये जो फंक्शन है और कुछ सर इस प्रकार का है कि जिसके अंदर तुमने x ढाला ना तो x प्लस एक्स करके 2x आ जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, सर ये गुणा का मतलब क्या है, एक्स प्लस एन गुणा एक्स, मतलब आई एन प्लस आई एन गुणा एक्स इसके बगल में। in प्लस in तो एक फंक्शन हो गया, इसको g बोल दे। ठीक है, हाँ इस फंक्शन के अगर तू x ढालेगा तो ये तुम्हें 2x देगा, जैसे ये नहीं था, इस फंक्शन के अगर एक्स। तू x ढालेगा इनपुट के तौर पे तो हाँ, ये तुम्हें x ही रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब सर ये गुणा नहीं है ये। ना गुना नहीं है, जैसे हम fx नहीं लिखते बेटा, हाँ fx का क्या मतलब होता है कि f फंक्शन में x की इमेज क्या हाँ हाँ बनेगी, मान ले कि y बन गई, लेट से हम y हाँ मान लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि f फंक्शन में x की जो इमेज है वो y है। हाँ। ठीक है, ये चीज है। सर यहाँ पे y बराबर आई एन एक्स लिखा, ऊपर माना में एफ एक्स नहीं लिखा, तो यहाँ पे नीचे आपने एफ एक्स लिख दिया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, यहीं पे हाँ की। हाँ यहाँ पे जी। in लिखो भाई in, ये चीज बता दिया करो यार। चलो नोट करो भाई। अब आ जाओ तुम उदाहरण नंबर 26वें पे। ये भी इसकी शक्ल ऐसी बना रखी है कि पता नहीं कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। देखो भाई, एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये सिंपल फंक्शन है कि कंपोजिट फंक्शन है।
कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जो थोड़ा सा अलग सा दिखे यार, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स तो सिंपल सा फंक्शन हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, वो कंपोजिट बन जाना है। ठीक है, तो एक फंक्शन देखा एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का प्रांत ये है, सप्रांत हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। एक फंक्शन है कोस एक्स, इस फंक्शन का प्रांत ये है, सप्रांत हमारा है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि f तथा g तो अकैकी हैं, परंतु f प्लस g अकैकी नहीं है। f और g तो अलग अलग अकैकी हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ दूं f प्लस g कर दूं तो वो अकैकी नहीं है, ये सिद्ध करना है। यानी 3% हो गया एक में। सबसे पहले तो मैं ये सिद्ध करूंगा कि f अकैकी है, ठीक है, फिर मैं सिद्ध करूंगा कि g अकैकी है, फिर मैं सिद्ध करूंगा कि f प्लस g अकैकी नहीं है। कैसे सिद्ध करेंगे वो समझ लो। कोई भी चीज अकैकी है उसको सिद्ध करना तो हम कैसे सिद्ध करते हैं, कहां से स्टार्टिंग करते हैं? बोल भाई मुजम्मिल, f अकैकी है तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं? आप कहेंगे सर माना f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, जहां पे x1 x2 क्या है, किससे बिलोंग करते हैं? आप कहेंगे सर प्रांत से। प्रांत हमारा क्या भैया? प्रांत है जी 0 से लेकर के π/2 के बीच के अंक, या फिर कह लो कि π/2 के बीच के एंगल, ऐसे कह लो चाहे। ठीक है, अच्छा f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 हो जाएगा जी साइन x1। f ऑफ x2 क्या हो जाएगा? साइन x2। अगर साइन x1 बराबर है साइन x2 के, साइन x1 बराबर है साइन x2 के, तो अगर तुम 0 से π/2 के बीच में देखोगे ना तो पक्की बात है कि x1 और x2 भी बराबर पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 से π/2 ना होके कुछ और होता, 0 से पाई होता, तब ये जरूरी नहीं था, तब कुछ और भी पा सकता था। ठीक है ना, तब दो एलिमेंट की सेम इमेज पा सकती थी, लेकिन 0 से π/2 के बीच में साइन x1 बराबर है साइन x2 के, तब x1 बराबर x2 होता ही होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, वापस समझाता हूँ। जैसे मान ले 0 से π/2 के बीच में कोई भी मुझे एंगल दे दे, लेट्स से 30 डिग्री ले लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि साइन 30 डिग्री बराबर है साइन 30 डिग्री के। ठीक है ना, तो साइन 30 डिग्री बराबर है साइन 30 डिग्री की, ये चीज़ मैंने बोल दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 30 डिग्री और 30 डिग्री तो बराबर ही हैं। ठीक है, अब तो कहते सर एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि भैया मान लो मैंने लिया साइन 30 डिग्री बराबर साइन 150 डिग्री, साइन 30 डिग्री साइन 150 डिग्री भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल 150 है ना शायद, साइन 180 माइनस 30 करेंगे तो सेकंड में पहुंचे, 180 भी बदलेगा नहीं, साइन होता पॉजिटिव साइन 30, हाँ ठीक है भाई, साइन 30 और साइन 150 की वैल्यू बराबर होती है बेटा। ठीक है, लेकिन तुम ये बोल सकते हो कि 30 और 150 बराबर है, ये बोल सकते हो क्या? आप कहेंगे सर क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया, हमें कहा कि 0 से 90 के बीच में आपको चेक करना बेटा, तो 0 से 90 के बीच में जब तुम एंगल दोगे ना तो ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही लेंगे ना, 150 तो आएगा नहीं 90 में, 0 से 90 के बीच में, समझो 0 से 90 के बीच में अगर कोई दो साइन की वैल्यू बराबर है ना तो वो एंगल भी बराबर होंगे गारंटेड। लेकिन 0 से 180 के बीच में देखोगे ना तो ऐसा जरूरी नहीं है, 0 से 180 के बीच में देखोगे तो तुम पाओगे कि 30 और 150 पे तो साइन सेम एंगल देता है, 0 से 180 के बीच में, लेकिन हमें देखना कहाँ पे है भाई, 0 से 90 के बीच में देखना है। बात समझ आ गई? इतना समझ लो कि 0 से π/2 के बीच में अगर साइन x1 बराबर है साइन x2 के, तो गारंटेड बात है कि x1 x2 भी बराबर पाना ही पाना है। बात समझ में आ गई क्या? ये चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में तुम अगले चैप्टर में वो ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो। तो यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुँच गए, तो क्या की है, ठीक है, हमें तो क्या की दिखाना था ना इसको, बस लिख दो लास्ट लाइन। आप कह दो सर यहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, आगे बोल। आप कहेंगे सर प्रांत, प्रांत क्या हमारा 0 से π/2। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत, इसका क्या लिखते थे भाई, यदि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो पक्की बात है कि x1 और x2 भी बराबर हैं, अतः यह अकैकी फलन है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि f अकैकी है, हमें सिद्ध करना है कि g भी अकैकी है। ठीक है, तो g अकैकी है तो तुम खुद ब खुद सिद्ध कर सकते हो,
जी हमारा अकैकी है, ये तो हम खुद ब खुद सिद्ध कर सकते हैं ना भैया। कहाँ से शुरुआत करूंगा? जी अकैकी है ये सिद्ध करना, कहाँ से स्टार्टिंग करूं? माना बोल भाई मुकेश। माना माना, जी जोर से बोल। जी एफ ऑफ एक्स जी x1 जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू, ठीक है, जहाँ जी वन जहाँ x1 x2 किससे बिलोंग करते हैं? प्रांत से। प्रांत हमारा 0 से π/2 ही है कोस फंक्शन के लिए भी, ठीक है, उसमें बुक में लिखा हुआ है। जी x1 क्या हो जाएगा? जी एक्स हमारा कोस x है, तो जी x1 क्या हो जाएगा? बोल दे भाई। कोस x1, ठीक है। जी x2 क्या हो जाएगा? कोस x2, है ना। अगर कोस x1 बराबर है कोस x2 के, तो गारंटेड बात है कि x1 x2 भी बराबर पाना ही पाना है, अगर आपका प्रांत ये है तो, ठीक है। 0 से 90 के बीच में अगर आप एंगल चेक करोगे ना, तो दो एंगल पे अगर कोस की वैल्यू बराबर आ रही है, तो दो एंगल भी बराबर पाने ही पाने हैं। लेकिन जी अगर मैं यहाँ पे 0 से 90 ना लेकर के 0 से 180 लेता, तब क्या तुम ये गारंटेड बोल सकते थे कि सर जी अगर दो कोस की वैल्यू सेम है तो एंगल भी सेम आएंगे ही आएंगे? गारंटेड नहीं बोल सकते थे ना, एंगल अलग अलग हो सकते थे। ये तो सबके लिए बात चल रही है, ठीक है ना। तब नहीं बोल सकते थे भाई, है ना। तब नहीं बोल सकते तो लिखेंगे कैसे? अब एग्जाम्पल दे के लिखेंगे। जो चीज़ नहीं है उसको एग्जाम्पल देंगे ना भाई, जो चीज़ है उसको प्रॉपरली थ्योरी वाइज सोल्व करेंगे। अब यार लास्ट लाइन क्या लिख दूँ, बोलो। यहाँ फॉर ऑल म्यूट हो जाओ बेटा एक बार मुकेश। आरती बता बेटा, लास्ट लाइन क्या लिखूं? सर x1 x2 बिलोंग्स टू यहाँ प्रांत यहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत। प्रांत हमारा क्या भैया? 0 से 0 π/2। π/2 आगे f1 f x1 बराबर f x2 ऐसे बोला कर कि यदि f x1 बराबर है f x2 के, तो इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ यह f1 हुआ, बराबर x2, ठीक है। इसके आगे अतः अकैकी फलन। तो ये तो हमने दिखा दिया कि ये अकैकी है। अब हमें अगला पार्ट क्या दिखाना है? हमने f को अकैकी दिखा दिया, हमने g को अकैकी दिखा दिया। अब मुझे क्या दिखाना है? f प्लस g अकैकी नहीं है, ये दिखाना है, यस सर। ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसको तो हम एग्जाम्पल से दिखाएंगे ना, यस सर। ठीक है। f प्लस जी का मतलब क्या हुआ? f प्लस जी का मतलब हुआ कि f प्लस जी ऑफ x, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। म्यूट हो जाए एक बार। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, फिर भी समझ लो चाहे तुम। जैसे यहाँ पे था यार, जैसे g की बात चल रहे थे, तो हम जी x1 जी x2 ऐसे लेते थे ना, तो वैसे ही समझो कि f प्लस जी अकैकी नहीं है, ये दिखाना है अपने को। तो हमें बेसिकली ये दिखाना है कि f प्लस जी एक्स अकैकी नहीं है, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे वो समझो। f प्लस जी एक्स का मतलब क्या हो गया? ये हो गया जी एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब एफ एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स किसके बराबर है? आपका आंसर साइन एक्स। जी एक्स के बराबर है कोस एक्स। आपको दिखाना है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है ये अकैकी नहीं है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अकैकी नहीं है, ये चीज दिखानी है। कैसे दिखाएंगे? कोई एग्जांपल ले लो। 0 से 90 के बीच में कोई भी एक एंगल उठा लो, बताओ भाई। ये अकैकी नहीं है, अकैकी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बेसिकली ये दिखाना है कि x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए आंसर आपको सेम मिल रहा है, ये चीज़ दिखानी है। कैसे दिखाऊं सोचो। अकैकी नहीं है ये चीज़ दिखानी है ना, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई x की वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूँ तब भी सेम आंसर आ रहा है, x की वैल्यू कुछ और डाल रहा हूँ तब भी सेम आंसर आ रहा है, तभी तो अकैकी नहीं होगा। मुजम्मिल बता सकता है, महेश बता सकता है शायद, अर्जुन बता सकता है। x की कोई दो वैल्यू बता दो, उनके लिए सेम आंसर आना ही नहीं है, चाहे तुम चेक कर लेना। 0 90 ले लो ना, 0 90 ले लो, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर यहाँ यहाँ ऐसे भी मत लिखो, यहाँ पे सिंपल लिख देना। आप कह देना सर f प्लस जी एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया,
x की जगह रख दिया भैया 0, रख सकते हैं 0 से π/2 के बीच में 0 आता है, इंक्लूडेड है वो भी। ठीक है, तो f प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा जी साइन 0 प्लस कोस 0, रेडियन में है बेटा ये, रेडियन में। ठीक है, साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है, कोस 0 पे 1 होता है, यानी कि इस फंक्शन में जो f प्लस जी फंक्शन है उसमें 0 की इमेज 1 है। अब एक काम करो, अब यहाँ पे 0 की बजाय π/2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन π/2 प्लस कोस π/2। साइन π/2 पे कितना होता है, साइन 90 पे 1 होता है, और कोस 90 पे 0। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो f प्लस जी फंक्शन है ना उसमें 0 की इमेज भी 1 है जी, और π/2 की इमेज भी 1 है, तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो क्या कि तो है ही नहीं। समझ में आ गई, तो आप कह दो कि अतः या क्या कि नहीं है, सिंपल। वापिस समझ लो, हमें बेसिकली ये दिखाना था कि भैया जो साइन एक्स फंक्शन है ना ये तो अकैकी है, अगर प्रांत ये लूंगा तो। ठीक है, साइन एक्स फंक्शन को अकैकी दिखाना था, दिखा दिया। कोस एक्स फंक्शन को अकैकी दिखाना था, दिखा दिया। फिर हमसे बोला था कि भैया ये दिखाओ कि एफ प्लस जी का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया, सिंपल, ऐसे समझ लो। ठीक है, हमें दिखाना था कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है वो अकैकी नहीं है, वो दिखा दिया हमने। तो इस प्रकार से हमने उसको कर लिया, नोट करो बिना देखे। सर क्वेश्चन एक बार नीचे करना। सर ये वाला समझाना है, f प्लस जी एक एक नहीं है। देखो बेटा, क्लास 11th में हमने ये चीज़ सीखी थी कि दो फंक्शन को जोड़ते कैसे हैं, दो फंक्शन को घटाते कैसे हैं, याद हो तो किसी बच्चे को, लास्ट में आती थी। ठीक है, फंक्शन वाले चैप्टर में आती थी, दो फंक्शन को जोड़ते कैसे घटाते कैसे, तो वहाँ पे सिखाया जाता था कि दो फंक्शन को जोड़ना है ना तो आप इस तरीके से लिख दो। ठीक है, f प्लस जी ऑफ एक्स जो है बराबर होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स के। आप इसको ये मत समझना कि x की गुणा हो रही है, गुणा नहीं हो रही है, इसको हम लिखते ऐसे हैं। ठीक है ना, f प्लस जी ऑफ एक्स है ना, तो इसको हम एफ एक्स प्लस जी एक्स करके लिखते हैं। समझाने के लिए आप ऐसे समझ लो कि भैया ऐसे अलग अलग हो गए, तो ऐसे समझ लो। ठीक है, तो हमें दिखाना था कि f प्लस जी अकैकी नहीं है, f प्लस जी अकैकी नहीं है, इसके लिए तू क्या करेगा, तू यही तो मानेगा कि तू यही तो दिखाने की कोशिश करेगा ना कि f प्लस जी के अंदर, प्रांत के अंदर दो इमेज, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है, ये दिखाएगा ना भैया आदित्य। अकैकी नहीं है तो उसके लिए यही दिखाएगा ना कि भाई दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज आ रही है, ये चीज दिखाएगा। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए भी तो तेरे को यहाँ पे x रखना पड़ेगा ना भाई, तभी तो तू वैल्यू पुट करेगा। समझ में आ गई, तो f प्लस जी एक्स निकाल लिया, f प्लस जी एक्स क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, x की जगह पर 0 रख दिया, एक बार π/2 रख दिया। 0 पे भी देखा तो 1 इमेज आ रही है जी, π/2 पे देखा तो भी 1 इमेज आ रही है। तो दो एलिमेंट्स के लिए, दो x1 x2 के लिए सेम इमेज आ रही है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आई तो बहु एक ही हो गया ना, अकैकी तो है ही नहीं, तो बस कह दिया अकैकी सॉरी नहीं है। समझ गया यार, तू पहले सोच ले यार, बोल। माइक सर ये एफ प्लस जी है सर। सर ऐप में हम सर इसे जियो एफ नहीं लिख सकते सर। f प्लस जी को तू g प्लस f लिखना चाहता है लिख सकता है, लेकिन f नो ओ सर g नो को सर, सर हम जी ओ एफ नहीं लिख सकते सर, नहीं संयोजन। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों समझ नहीं गया, सर? ऐसे कह रहा है ना, नहीं भाई इसका अलग मतलब बेटा, इसका अलग मतलब है। यहाँ पे तो f प्लस जी का तो मतलब हो गया कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अगर तू लिखेगा जी ओ एफ तो जी एफ क्या निकलेगा बता, जी एफ क्या निकलेगा, f फंक्शन में g को मिला रहा है तू ऐसे लिख ले, तो ये तो अलग चीज आएगी ना भाई। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स सर साइन एक्स, तो g ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, को सर कोस साइन एक्स हो जाएगा। हाँ तो फिर ये सेम चीज थोड़ी है, ये तो अलग है ना। ठीक है, तो तू f प्लस जी को गोफ नहीं लिख सकता है, ये तो संयोजन है और एक जोड़ना है। जोड़ना घटाना तो तुमने 11th में सीखा था, अब तुम संयोजित करना सीखे हो 12th में। समझ में आ गई, इसको नोट कर ले बेटा। ठीक है सर ऊपर ऊपर थोड़ा जी, वो एक एक जी एक एक इसमें सर आपने वो fx1 थोड़ी आएगा यहाँ gx बनाएगा सर। हाँ भाई हाँ, बता दिया करो भाई, ये चीज़ बता दिया करो, मेरे से गलती हो जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे विविध उदाहरण खत्म।
अब आते हैं विविध प्रश्नावली पे। विविध प्रश्नावली में भी 2-3 ही क्वेश्चन है, बाकी तो करवा रखे हैं। ठीक है, आसान है विविध प्रश्नावली, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना भाई। पहले पूरा सुनना अच्छी तरह से, उसके बाद ही कोई चीज पूछना बेटा। देखो क्या क्या कि हमें सिद्ध करना है कि एक फंक्शन है f जिसका प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर, और जो सहप्रांत है ना उसके अंदर ऐसे रियल नंबर आते हैं जो -1 से 1 के बीच में हो। -1 से 1 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं भाई? अमनदीप उंगली से बता, कितने रियल नंबर होते हैं? हैं हटा, देखो महेश पागल है, अमनदीप भी पागल है। रियल नंबर की बात कर रहा हूँ बेटा, रियल नंबर की। रियल नंबर तो अनंत होते हैं भाई, -1 से 1 के बीच में अनंत नंबर आ जाएंगे ना। 1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, 1.11 आ जाएगा, समझो रियल नंबर की बात हो रही है। तो एक फंक्शन है f जिसका प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर, सह प्रांत के अंदर ऐसे नंबर आते हैं जो कि -1 से 1 के बीच के, -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर आते हैं भाई इसके अंदर। जो fx है वो बराबर है इसके। हमें दिखाना है कि अकैकी भी है, आच्छादक भी है, हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ना, तो भैया हमें कैसे घुमा फिरा करके कैसे भी हमें सिद्ध करना ही करना है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं इसको। तो हमें फंक्शन क्या गिवन है? हमें फंक्शन गिवन है x प्लस में 1 प्लस मॉडुलस x। ठीक है, जो फंक्शन है उसका प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर। सप्रांत क्या है? सप्रांत के अंदर सर जी ऐसे एलिमेंट आते हैं, या फिर एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख लो, सप्रांत को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा, सेट के रूप में बात कर रहा हूँ, जोड़े के रूप में नहीं, सेट के रूप में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट के रूप में बात हो रही है बेटा, इसलिए एनसीईआरटी वालों ने स्पेशल लिख के दे दिया इसको। तो ऐसे लिख देते हैं यार, कंफ्यूजन बच जाएगी तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो इस f फंक्शन का प्रांत ये है, सप्रांत हमारे पास क्या भैया? सप्रांत हमारे पास ऐसे एलिमेंट है सप्रांत के अंदर जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और वो -1 से 1 के बीच वाले रियल नंबर है। ठीक है, हमें दिखाना है कि अकैकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, अगर अकैकी दिखाना है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप कहेंगे सर हम मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि जो f ऑफ x1 है वो बराबर है f ऑफ x2 के, जहाँ पे x1 x2 क्या है? जहाँ पे x1 x2 बिलोंग करते हैं किससे? प्रांत से। प्रांत हमारे पास क्या भैया? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अब f ऑफ x1 की वैल्यू बताओ। आप कहें सर f ऑफ x1 हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा जी x1 प्लस में 1 प्लस x1 का मापांक। f ऑफ x2 बताओ, x2 अपॉन में 1 प्लस x2 का मापांक। ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मापांक आ रहा है ना, तो यहाँ पे केस बनेंगे, समझ रहे हो? अगर मान लो कि मापांक के अंदर अंक लिखा होता, कोई मान लो 4 लिखा है, 5 लिखा है, फिर तो कोई केस बनता ही नहीं, मापांक डायरेक्टली टूट जाता। समझ रहे हो? जैसे 4 का मापांक होता तो डायरेक्टली तुम तोड़ के 4 लिख देते, -4 का मापांक होता तभी तुम डायरेक्टली तोड़ के 4 लिख देते अपना। लेकिन यहाँ पे x1 x2 लिखा है। ठीक है, तो x1 x2 पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है कि कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। समझ रहे हो? तो 3 केस बनेंगे। वैसे तो देखा जाए तो 4 केस बनने चाहिए, x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, x2 पॉजिटिव x1, मतलब 4 केस बनने चाहिए, लेकिन 4 केस बनाने की जरूरत नहीं है, 3 बना लेना भाई। बात समझ में आ गई? जैसे क्वेश्चन नहीं आया था ऐसा, वही सेम चीज़ है भाई। ठीक है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे 3 केस। पहला केस क्या होगा? जब x1 x2 पॉजिटिव है लिख दो, या फिर आप कह दो कि चलो पॉजिटिव है लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। जब x1 भी धनात्मक है, x2 भी धनात्मक है, एक केस तो ये बनेगा बेटा। दूसरा केस क्या बनेगा? केस नंबर 2 बोलो। तो आपके आंसर दूसरा केस बनेगा जब x1 x2 दोनों के दोनों क्या हैं? ऋणात्मक हैं, नेगेटिव हैं। तीसरा केस क्या बनेगा? आपके आंसर तीसरा केस बनेगा जब x1 तो पॉजिटिव है और x2 जो है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। चौथा केस भी बन सकता है, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथा केस तीसरे केस जैसा ही बनेगा। और एक खास बात, तीसरा केस जो है ना वो बनेगा ही नहीं बेसिकली, देखा जाए तो। याद आया? उस क्वेश्चन में यही चीज हुई थी, वही सेम चीज यहाँ पे होगी। कैसे करेंगे समझो। अगर x1 x2 पॉजिटिव है बेटा,
तो मापांक के अंदर अगर पॉजिटिव चीज हो तो मापांक हमें सेम टू सेम रिटर्न करता है। बताई थी ना अर्जुन, बताई थी नहीं बात, ये बात तो बोले भाई। तो अगर x1 x2 पॉजिटिव हैं तो x1 का मापांक क्या हो जाएगा, आपके x1 का मापांक हो जाएगा x1, सेम टू सेम रिटर्न करेगा। अच्छा x2 का मापांक क्या हो जाएगा, x2 का मापांक हो जाएगा जी x2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा जी हमारे पास x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2। x1 x2 से x1 x2 गया तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। क्लियर, ठीक है। तो हम यहां से चले थे, यहां पे ये भी लिख देता हूं वापस से, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। हम यहां से चल के यहां पे पहुंच गए तो हम कह सकते हैं कि अकैकी है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम कह देंगे इसी प्रकार फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, प्रांत हमारा क्या था, बोलो भाई, प्रांत था सेट ऑफ रियल नंबर था शायद, हाँ सेट ऑफ रियल नंबर। x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, उन सब के लिए यदि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के तो पक्की बात है कि x1 और x2 भी बराबर हैं, बस इतना लिख देना, ठीक है। तो ये केस हमारा समाप्त हुआ भाई, है ना। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या है, केस 2 में सर जी x1 x2 दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अगर x1 x2 नेगेटिव हैं, अगर x1 x2 नेगेटिव हैं भाई, तो मापांक नेगेटिव चीज़ों को, मापांक के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है, मापांक के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है तो मापांक क्या करेगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक को नेगेटिव चिपका देगा, समझ रहे हो। तो अगर x1 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो, आप कहीं से लिखेंगे x1 प्लस में 1 माइनस x1, बात समझ आ गई। x1 का मापांक x1 भी होता है माइनस x1 भी होता है। x1 तब होगा जब पॉजिटिव हो, ठीक है, माइनस x1 तब होगा जब नेगेटिव हो, सिंपल। समझ में आ गई भाई अर्जुन, नहीं आई, वापिस समझ। जैसे अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई 4 का मापांक क्या होता है, अपने से 4 मापांक हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करेगा गारंटेड, ठीक है। -4 का मापांक क्या होगा, आपने से 4, ठीक है, 4 होगा। लेकिन ये 4 बना कैसे, आप कहेंगे सर ये जो -4 था ना, ये जो -4 था इसके सामने एक और नेगेटिव लगा दिया तभी तो 4 बना, तभी तो इसको सोल्व करने पे 4 बनेगा। वही सेम चीज़ के साथ है। अगर x1 पॉजिटिव है, अगर x1 पॉजिटिव है तो मापांक के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ है ना, तो मापांक सेम टू सेम रिटर्न करेगा, बस सुना की। लेकिन मापांक के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है तो मापांक क्या करेगा, इस नेगेटिव के सामने एक और नेगेटिव लगाएगा तभी तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बनेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर x1 पॉजिटिव है तो सेम टू सेम रिटर्न कर दिया, है ना। अगर x1 नेगेटिव है, x1 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, x1 की वैल्यू मान लो -4 है, -3 ऐसे है, समझ में आई मेरी बात। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा, एक और नेगेटिव लगाएगा। क्लियर होगी बात मेरी। देखो भाई x1 अगर पॉजिटिव है तो सेम टू सेम रिटर्न कर दिया, x1 अगर नेगेटिव है तो ये ऐसे रिटर्न करेगा यार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी x2 अपॉन में 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा जी हमारे पास x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2। माइनस x1 से माइनस x1 x2 से x1 x2 गया, माइनस माइनस थे सेम था, तो ये अल्टीमेटली बराबर आ गया x1 बराबर x2 के। लास्ट लाइन क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा सर जी इसी प्रकार नहीं, यहाँ लिखेंगे भाई, माई मिस्टेक, हम कह देंगे कि यहाँ ये वाली लाइन लिख देना बेटा, ठीक है। 2 केस खत्म। अब देखो तीसरा केस, तीसरा केस स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अल्टीमेटली ये बनेगा ही नहीं। तीसरा केस कैसे नहीं बनेगा वो समझो। x1 धनात्मक है, x2 ऋणात्मक है, x1 धनात्मक x1 पॉजिटिव है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा बता भाई, आप कहेंगे सर ये रिटर्न करेगा x1 अपॉन में 1 प्लस x1, ये कह रहा है। अच्छा x2 अपना नेगेटिव है तो ये क्या रिटर्न करेगा, नहीं x2 तो नेगेटिव है ही, उसमें कुछ नहीं करना, मापांक को तोड़ना है ना अपने को। ये हो जाएगा जी 1 माइनस x2, बस समझ गई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, ये हो जी x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 प्लस में x1 x2, ऐसा हो जाएगा।
थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लेना। अब ये x1 x2 से x1 x2 तो कटेंगे नहीं, साइन अलग अलग हैं, बराबर में साइन अलग कटेंगे नहीं, इसको उठा करके वहां पर रख दें, तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा हो जाएगा, x1 माइनस x2 बराबर 2x1 x2, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो x1 हमारा क्या था, धनात्मक था, ठीक है, यानी 0 से बड़ा कोई अंक था। x2 हमारा क्या है, 0 से छोटा कोई अंक है। कोई भी एक अंक ले ले जो 0 से बड़ा हो। आप कहेंगे सर 0 से बड़ा मान लो कि आपने 5 ले लिया लेट से, और x2 क्या है, 0 से छोटा कोई अंक है, 0 से छोटा कोई भी अंक ले ले, 0 से छोटा कोई भी अंक ले ले, तो आप कहेंगे सर एक काम करो -2 ले लो। ठीक है, इसको सोल्व करियो, ये आएगा जैसे 7, पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, अगर तू 5 और -2 इसके अंदर पुट करेगा तो ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर दिखा रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है। लेकिन क्या ये संभव होता है पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, यानी कि हमसे कहीं पे गड़बड़ी हुई है, समझ रहे हो। आप ये मत समझना कि सर जी यहाँ पे तो x1 ये दोनों तो बराबर ही नहीं आए तो अकेकी नहीं है, ऐसा मत समझना। यहाँ पर पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे नेगेटिव बन गया, ठीक है, तो ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं गड़बड़ी करी है। कहाँ गड़बड़ी करी है, यहाँ पे गड़बड़ी करी है। हमने x1 को धनात्मक और x2 को ऋणात्मक मानकर ही गलती करी है, ये होंगे ही नहीं। समझ में आ गई। मेन मुद्दा ये है कि अगर तुम्हें अकेकी सिद्ध करना है ना, तो चाहे तो तुम डायरेक्टली सिद्ध कर लो, सीधा करके, अगर सीधा सिद्ध होता हो तो। सीधा सिद्ध नहीं होता ना, तो घुमा फिरा करके कैसे ना कैसे करके तुम्हें सिद्ध करना ही करना है। मेन मुद्दा ये है भाई। ठीक है, तो हमने कह दिया, हम क्या कह देंगे यहाँ पे, हम कह देंगे कि भैया जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि ये केस बनेगा ही नहीं, केस बनेगा ही नहीं। तो केवल 2 ही केस बने, इन दोनों केस के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि यह क्या की है, अतः यह क्या की है। बात समझ में आ गई। ऐसे करना बेटा, तो अकैकी हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि आच्छादक भी है, वो भी सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले नोट कर लो। मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अकैकी हमने दिखा दिया, अब दिखाना है कि आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक दिखाना है तो जांच जूझ के चक्कर में मत पड़ना भैया। आच्छादक दिखाना है तो भैया कहीं से घुमा घूम करके आच्छादक दिखाना ही है, सिंपल। और आच्छादक दिखाएंगे कैसे वो समझो। आच्छादक दिखाने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, आप कौन सा हम शुरुआत करते हैं, माना y बिलोंग्स टू, हम मानते हैं कि सहप्रांत का कोई एलिमेंट है y। सहप्रांत हमारा क्या है बताओ, आपका आंसर सहप्रांत है जी हमारे पास ये। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, सहप्रांत हमारा क्या है, सहप्रांत है जी हमारे पास। सहप्रांत के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ये इस प्रकार के हैं, ये जो एलिमेंट है ना, ये -1 से 1 के बीच के रियल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गई। इस सहप्रांत, ये जो एलिमेंट हमने लिया ना, ये इसमें से उठाया। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सर यहाँ पे तो x है, यहाँ पे y है। अरे ये तो कुछ भी लिख दो यार, x तो बस ये बताना चाह रहा है कि ये रियल नंबर है, बस ये चीज़ बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है जो कि सहप्रांत से बिलोंग करता है। फिर हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि जो ये एलिमेंट है इसकी प्री इमेज है x। ठीक है, कल एक बच्चे का डाउट भी आया था, वो कहता है सर जब हमें ये लिखना होता है कि y की प्री इमेज x है तब हम s लिखते हैं, और जब हमें लिखना होता है कि भैया x की इमेज y है तब हम s लिखते हैं, है ना। लेकिन बेटा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तुम ये लिख दोगे ना, ये लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब बेटा, चाहे तुम इसको कह लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, भाई एक ही बात है। मैं कह रहा था कि हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है y जो कि सहप्रांत से बिलोंग करता है, ये हमने मान लिया कि y की जो प्री इमेज है वो x है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, fx की वैल्यू पुट करते थे। fx की वैल्यू पुट करो, fx की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर fx की वैल्यू है जी हमारे पास क्या थी, x अपॉन में 1 प्लस मोड x, यही थी ना, यही थी ना बेटा, x अपॉन में 1 प्लस मोड x। ठीक है, अब यहाँ पे भी केस बनेंगे। ठीक है, तो केस बनाते हैं। केस नंबर 1, पहला केस क्या बनेगा, आपका सर पहला केस बनेगा जब x हमारा पॉजिटिव है।
दूसरा केस क्या बनेगा, जब x हमारा ऋणात्मक है। अगर x पॉजिटिव है तो y बराबर x अपॉन में 1 प्लस मोड x क्या देगा हमें, आपके आंसर ये देगा y बराबर x प्लस में x अपॉन में 1 प्लस x, ऐसा रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते थे, x को अकेला छोड़ते थे, तो x को अकेला छोड़ो, ये हो जाएगा जी y प्लस में एक्स वाई बराबर x। ठीक है, x को अकेला छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा सर हमारे पास, x को एक तरफ ले जाओ भाई, y बराबर x माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा y बराबर, इनमें से x कॉमन निकाल लो ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन में 1 माइनस वाई, y अपॉन में 1 माइनस वाई बराबर x। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें अपने आप से क्या सवाल पूछना है कि क्या y के प्रत्येक इस मान के लिए, y का तुम -1 से 1 के बीच में कोई भी मान रख लो, -1 से 1 के बीच में कोई भी मान रख लो, क्या y के प्रत्येक -1 से 1 के बीच में आने वाले सभी रियल मानों के लिए x का तुम्हें रियल मान मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, रियल मान तो मिलेगा, उसमें तो इशू है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको सर यहाँ जितने भी y हैं किसके अंदर, सहप्रांत के अंदर। सहप्रांत क्या है बेटा, आपके सर सहप्रांत है जी हमारे पास ये वाली चीज़, ये वाली, तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, लिख लोगे क्या लाइन, लिख लोगे ना ये लाइन, तो ये चीज़ होगी भाई। अब ऐसे ही केस 2 की बारी भाई। ठीक है, तो जब x ऋणात्मक है तो कैसे करोगे, y बराबर x अपॉन में 1 प्लस मोड x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऋणात्मक है तो आप कैसे लिख सकते हैं, y बराबर x अपॉन में 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा जी y माइनस एक्स वाई बराबर x। ठीक है, तो x को एक तरफ लेके जाते हैं भैया, ये कुछ ऐसा हो गया। इसके बाद x को ले लेते हैं कॉमन, x को कॉमन लूंगा तो यहाँ आएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया y अपॉन में 1 प्लस वाई बराबर x। अब हमें अपने आप से क्या सवाल पूछना है कि क्या y के प्रत्येक -1 से 1 के बीच के मानों के लिए x का मुझे वास्तविक मान मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो हम कह देंगे कि यहाँ फॉर ऑल y दिस बस सुना कि अब लास्ट में क्या कह दो, अतः आच्छादक है। इस तरीके से मुझे दिखा दिया भैया, नोट करो बेटा बिना देखे। ठीक है भाई, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही, आ रही है ना, जिसका हो गया ठीक है भैया, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन बच गए बस। अब ये पहला क्वेश्चन करा दिया भाई मैंने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दूसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करो। खुद ट्राई करो इसको। हमें सिद्ध करना है कि f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब अकैकी है। करो फटाफट से, तो ये कहानी खत्म होगी भाई। ये क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है मुझे, कर लोगे। चलो तीसरा क्वेश्चन करा दिया मैंने, करा दिया भैया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, याद आ जाए तो तुमको, तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा सा घुस जाए तो। करा रखा है बेटा ये क्वेश्चन, याद है कि भूल गए। ए रिलेटेड बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, हाँ करा रखा है भैया, करा रखा है, गारंटेड मुझे याद है, इसको मैंने कराया था। ठीक है, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलो भाई, ये हो गया हमारा कहानी खत्म। फोर्थ पे आ जाते हैं। आज ये एक्सरसाइज खत्म करानी है भाई, डटे रहो बस। फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है कि एक समुच्चय है जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, आपका आंसर n एलिमेंट है ना बेटा, इन्फिनिटी थोड़ी लिखा है यहाँ पे, n लिखा है। ठीक है, तो इस समुच्चय का, इसी समुच्चय से आच्छादक फलनों की संख्या बतानी है। अगर मैं इसी समुच्चय से आच्छादक फलन बनाऊं तो उसकी कितनी संख्या होगी, बताओ बताओ। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा लिखा होता, मैं कहता कि भैया इस समुच्चय का इसी समुच्चय से आच्छादक फलनों की संख्या बताओ, इसी समुच्चय से बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या बताओ, तो कितनी होती। आप कहते सर 6 होती। 6 कैसे होती, 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गई,
3 फैक्टोरियल तो किया था बेसिकली, है ना, तभी तो 6 आएगा बेटा। अगर मान लो कि यहाँ पे ये लिखा होता इस समुच्चय का इसी समुच्चय से बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या बताओ, तो कितनी हो जाती बेटा? आप कहते 4 फैक्टोरियल, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तभी तो आता। अब इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि इस समुच्चय का इसी समुच्चय से बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या बताओ, कितनी होगी? बोल दो भाई। n फैक्टोरियल। कितनी होगी भाई? n फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बस करके दिखाने की जरूरत है नहीं इसको, सिंपल लिखो। तुम कहो सर जी 1 2 3 ऐसे करते करते n तक, ये जो समुच्चय है ना, इस समुच्चय का स्वयं से स्वयं तक के आच्छादक फलनों की संख्या n फैक्टोरियल है। लिख लो, आच्छादक फलनों की संख्या n फैक्टोरियल है। समझ गए? देखो भाई, तो इस तरीके से हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो, तो 4th क्वेश्चन हो गया भाई। अब आ जाओ इस 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले 6ठा क्वेश्चन देखो भैया। 6ठा क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको, पढ़ लो एक बार, हो चुका है ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही 7वां क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, ठीक है, लिंक दे दूंगा भैया इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये नहीं करवाया था और ये बहुत आसान है, बस देखने में डरावना है। क्या लिखा कि मान लो कि एक सेट है ए, लास्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख लो बस। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है -1 0 1 2। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है -4 -2 0 2। दो फंक्शन आपके एफ और जी, कोमा लग रहा है यहाँ पे, दो फंक्शन है, दोनों के दोनों फंक्शन ए से बी में परिभाषित हैं, ठीक है। और इस तरीके से हैं कि जो एफ एक्स है वो तो बराबर है इसके, और जो जी एक्स है वो बराबर है इसके, ठीक है। हमें बताना है कि क्या एफ और जी समान है, क्या एफ और जी समान है। कोई भी दो फंक्शन समान कब कहलाएंगे? कोई भी दो फंक्शन समान तभी कहलाएंगे जब एफ फंक्शन में जितने एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज बन रही है वही सेम इमेज जी फंक्शन में जितने एलिमेंट है उनकी बने। समझ रहे हो? दो फंक्शन समान तब कहलाते हैं, लिखा भी है, दो फंक्शन समान तब कहलाते हैं जब एफ ऑफ ए बराबर हो जी ऑफ ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये चीज है बेटा। जैसा कि मैं आपसे पूछ लूं कि क्या एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का मापांक, क्या दोनों फंक्शन सेम है नहीं है? नेचुरल टू नेचुरल में, नेचुरल टू नेचुरल में सेम है या नहीं है भैया? आपसे बिल्कुल। रियल टू रियल में भी सेम पाएंगे, रियल टू रियल में सेम पाएंगे नहीं पाएंगे? पाने चाहिए ना, सेम सेम ही होंगे, सेम ही होंगे बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों फंक्शन सेम है ना, बराबर हैं, दोनों फंक्शन क्या है बेटा? बराबर है। क्यों कह पा रहे हो बराबर है? क्योंकि आपको सर जी एक्स के लिए कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी वही सेम इमेज इसकी बननी है। बात समझ में आ गई? तो दो फंक्शन तभी सेम कहलाएंगे, तभी बराबर कहलाएंगे जब इसके अंदर तुम जितने एलिमेंट डालो उनकी जो इमेज आए वही सेम इमेज इसकी आए। यही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस को मुझे सेम दिखाना है बेटा, सेम माने बराबर दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा? आप कहेंगे सर आपको जो दिया है पहले उसको लिख लो। ए सेट हमें दिया ये, बी सेट हमें दिया है ये, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया बेटा? बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया है? 2 मापांक एक्स माइनस 1/2 -1, जहां पे एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। अब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर अब हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी? एफ ऑफ -1 की, एफ ऑफ 0 की, एफ ऑफ 1 की, एफ ऑफ 2 की। ऐसे निकालोगे ना? क्यों? क्योंकि एफ जो फंक्शन है, लिखा नहीं क्या मैंने, यहाँ पे देखो, एफ और जी जो फंक्शन है वो दोनों ए से बी में परिभाषित है। एफ और जी जो फंक्शन है बेटा वो दोनों के दोनों ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। तो ए से बी में परिभाषित है मतलब क्या होगा कि इसका प्रांत ए है, सहप्रांत बी है, ठीक है। तो प्रांत अगर ए है तो तुम्हें अगर इमेज निकालने तो तुम प्रांत के एलिमेंट्स की तो निकालोगे, इमेज तो प्रांत के एलिमेंट्स की निकलते हैं बेटा,
तो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, यही है जी -1 0 1 2, तो हम ये निकालेंगे बेटा। ठीक है, फिर मैं क्या निकालूंगा आपके आंसर, फिर हम इमेज निकालेंगे इसकी g ऑफ -1 की, g ऑफ 0 की, g ऑफ 1 की, g ऑफ 2 की। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जी जी फंक्शन का प्रांत भी ए है ना, इसका भी प्रांत भी ए था, तो अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट ढाल रहे हैं तो यहाँ पे तो एक एलिमेंट ढलेंगे ना, प्रांत की तो इमेज देखी जाती है। ठीक है, निकालते हैं। एफ ऑफ -1 बताओ फटाफट से, वैल्यू पुट कर दो, बता दो एफ ऑफ -1, उंगलियों से बता देना। सही बता दे बेटा, गलत बता रहा है, चेक कर ले, आंखें खोल ले, हैं ना गौरव, 0 नहीं आएगा बेटा, आंखें खोल, 2 आएगा। -1 का स्क्वायर 1, माइनस ऑफ -1, तो 1 + 1 2 नहीं हो गया। ठीक है, एफ ऑफ 0 बता फटाफट से, 0 ही आएगा भाई। एफ ऑफ 1 बता, ये भी सर जी 0 ही आएगा। एफ ऑफ 2 बता, बोल दो भाई, 7 हो गया, 2 ही आएगा ना भाई, गलती मत करवा देना। ठीक है ना, जी ऑफ -1 बताओ, यहाँ पे रखो -1, अब देखो कैसे लिखेंगे, देखो -1 माइनस आधा, -1 माइनस आधा कितना हो गया, माइनस का 1 माइनस का आधा, माइनस का 1.5 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 1.5 हो गया, माइनस का 1.5 माइनस के 1.5 की 2 से गुना कर दी, -1.5 की 2 से गुना कर दी, 1.5 दूनी 3 होता है, -3 हो गया, समझ में आ गई। -3 -1, गड़बड़ी हो गई भाई, कहीं तो मिस्टेक कर दी अपने ने। अच्छा मापांक भी तो करना है यार, माइनस का 1.5 है, उसका मापांक करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 की दूनी 3, 3 में से 1 गया 2, बस समझ में आ गई। ठीक है, जी 0 बताओ भाई, तो आपका आंसर 0 रख दो, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा जी माइनस आधा का मापांक, माइनस आधा का मापांक कितना होता है, आधा, आधा दूनी 1, 1 में से गया 0। ठीक है, ऐसे सेम चीज़ के साथ कर लेना, ऐसे सेम चीज़ के साथ कर लेना। तो क्या ये बराबर है या नहीं है, आपका आंसर ये बराबर हैं, कैसे लिखोगे, आपको सर यहाँ एफ ऑफ ए बराबर है जी ऑफ ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अतः यह अतः ये बराबर हैं, क्या लिखोगे, बस बस हो गया, और क्या लिखना है बेटा, ये तो दिखाना था बेटा, हमें इन दोनों को बराबर दिखाना था ना। लास्ट में क्या लाइन लिखें, अतः एफ और जी समान है, ऐसे लिख दो, ये ठीक रहेगा, अतः एफ और जी समान है। इस तरीके से हमने इन दोनों को समान दिखा दिया। नोट करो बिना देखे, एक बार देख लो, फिर मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। सारी डिटेल हमने पहले लिख ली, उसके बाद हमने एफ फंक्शन की इमेज निकाल ली सारी, जी फंक्शन की इमेज निकाल ली, वो दोनों बराबर आ गई, तो हो गया दोनों बराबर फंक्शन। ठीक है, कर लो बेटा, आराम से कर लो। जब सर दो फलनों के सहप्रांत बराबर हों तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं फलन। दो फलनों के सहप्रांत अगर बराबर हैं, दो फलन बराबर तभी होंगे जब उसका प्रांत सहप्रांत दोनों बराबर होंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रांत सहप्रांत दोनों बराबर है ना, तो ऑटोमेटिकली बराबर थे ही। एफ और जी का प्रांत सहप्रांत क्या बेटा, ए से बी है, समझ रहा है, प्रांत सहप्रांत दोनों बराबर थे। हाँ। तो अगर दो फलनों के प्रांत सहप्रांत बराबर हैं और परिसर भी बराबर है, प्रांत सहप्रांत बराबर है और परिसर भी बराबर है, परिसर तो बराबर होना चाहिए, कनेक्ट जिससे हो रहे हैं वही तो सेम होने चाहिए, तभी तो वो बराबर होंगे, बस समझ में आ गई। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया भाई कंप्लीट। अब इस चैप्टर को निकाल लेना वापस से रफ कॉपी पे, ठीक है, और अभी निकालना चालू कर देना, थोड़ा बहुत अभी निकाल लेना, थोड़ा बहुत कल निकाल लेना, समझ में आ गई। मंडे को लूंगा इसका टेस्ट, संडे को भैया छुट्टी मारूंगा मैं, मंडे को होगा टेस्ट 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे मुश्किल है भाई, तुम्हारे क्लास का टाइम यार 7 बजे कर रहा हूँ, क्योंकि 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना उनको ही पढ़ाना पड़ता है मेरे को। ठीक है ना, क्लास का टाइम 7 बजे कर रहे हैं भैया, कैसे मुंह बना लो टेढ़ा मेढ़ा, 7 बजे हो गया तो 7 बजे हो गया यार, है ऐसे बांगे टेढ़े मुंह बना रहे हैं, खुश हो जाया करो कभी तो।
मंडे को टेस्ट होगा, रफ कॉपी पे निकाल लेना पूरा चैप्टर। कौन कौन बच्चा निकाल लेगा रफ कॉपी पे? पूरा चैप्टर वापस से निकाल लेना भाई। बोल बेटा आदित्य, अब ले रहा हूँ डाउट, जिसको जाना जा सकता है, लेकिन ये मंडे को निकला होना चाहिए।